नमस्कार। आज राहुल गांधी ने जो किया वो आपको पता है। एक आदमी जो पैलेट गन से घायल था उसको लेके वो गए थाने में और कहा भाई रिपोर्ट लिखो। कहाँ पर? मंदिर मार्ग थाने में। अब ये रिपोर्ट लिखने की पुलिस आनाकानी करती रही तो वो वहाँ मंदिर मार्ग थाने से उठे और उठ के पहुँच गए संसद मार्ग। संसद मार्ग का जो पुलिस स्टेशन है, नॉर्मली वो पुलिस स्टेशन वहाँ पर पैलेट गन वगैरह वगैरह की है ही, लेकिन वहाँ पर उस इलाके के डीसीपी बैठते हैं। डीसीपी मतलब हो गया पुलिस कप्तान, जैसे एसपी होता है शहर का। तो ये लोग पहुँच गए एसपी ऑफिस। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा। कंप्लेंट से कहा गया सर, रिसीविंग दे दीजिए नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाइए सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पहले बैठा नहीं। चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा। आइए डीसीपी ऑफिस भेजा। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस। हमने पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाए। सर मैं रिश्यू करा रहा हूँ। जो छर्रे लगे हैं ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल। ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर। Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's go. I'm telling you what's going to happen. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो. I will go outside. I will sit there until the FIR is done. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. एसपी ऑफिस पहुँच गए। वहाँ पर भी जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो राहुल गांधी बैठ गए धरने पे। और धरने पे बैठने के बाद में वहां पर कार्यकर्ता बहुत सारे पहुंचने लग गए, भीड़ होने लग गई। लोगों ने अमित शाह के खिलाफ नारे लिखने शुरू कर दिए, पुलिस के बोर्ड के ऊपर लिख दिए। तो जब माहौल बनता चला गया और कार्यकर्ता दूर दूर से आने लग गए, पुलिस को बैरिकेड लगाने पड़े, तो ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरा रायता कुछ खड़ा हो जाए। तो शाम होते होते पुलिस ने दबाव में आके एफआईआर दर्ज कर ली। अब इस वीडियो में मैं इस घटनाक्रम और इस वीडियोस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। निश्चित तौर पे क्या हुआ ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। बल्कि इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बार बार राहुल गांधी ये मसला लेकर क्यों आ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सा तुरुप का पत्ता है जिसको लेकर वो सर्टेन है कि बच जाएगी इस केस में। अमित शाह को हम बचा ले जाएंगे, ये उनका तुरुप का पत्ता है। और इस तुरुप के पत्ते के साथ में वो कौन सी चीज़ें हैं जो ये कहते हैं कि इस तुरुप के पत्ते की भी काट है। इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में, और ये भी जानेंगे कि क्या ये जो पूरा मामला है ये कहाँ तक पहुँचने वाला, किस हद तक पहुँचने वाला है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब एक कमेटी बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब इस कमेटी की क्या रिपोर्ट आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है, इसको समझने के लिए मैं पिछले एक मामले में चलता हूं, और वो है संजय राउत का एक बयान, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अमित शाह भागे भागे फिर रहे थे जब उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया था। और मुंबई हाई कोर्ट में वो जमानत लेना चाहते थे, 2 दिन बैठे रहे, बाल ठाकरे मिलने को तैयार नहीं थे। फिर बाल ठाकरे मिले तो उन्होंने उनकी कुछ मदद की, उसके बाद वो कोर्ट से बच गए। ऐसा संजय राउत का बयान था। हो सकता है कोर्ट में ऐसा ना होता हो, पर इस बयान से एक चीज़ निकल के आती है कि कुछ ना कुछ बैक चैनल भी अदालतों में मैनेज होता है, नेताओं के इन्फ्लुएंस है। अब ये जो कमेटी बनाई है, ये कमेटी तो बहुत क्रेडिबल कमेटी है, इसमें कुछ लगता नहीं कुछ गड़बड़ होगी। फिर भी एक उम्मीद हो सकती है,
वो उम्मीद क्या हो सकती है? उस उम्मीद पे ही पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की वो आस टिकी है, जिस पे उनको पूरा भरोसा है कि वो अमित शाह को यहाँ से बचा के ले जाएंगे। अब उस पे जाने से पहले ये समझते हैं कि कहाँ कहाँ वो फंस रहे हैं। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और बार बार वो ले दे के एकदम अमित शाह पे उंगली रख रहे हैं और कह रहे हैं अमित शाह ने आदेश दिए, और लीगली अपने आप को बचाने के लिए कि कल के दिन ये कोर्ट में चले जाएंगे कि भाई हमारे को बदनाम कर रहे हैं, हमने आदेश नहीं दिए, तो वो उसमें एक दूसरा ऑप्शन भी बोल रहे हैं कि अमित शाह ने आदेश दिए और अगर नहीं दिए और अमित शाह को नहीं पता कि उनके अंडर में क्या हो रहा है तो वो नालायक इस्तीफा दें। मतलब इस पूरे डायलेमा में जाके और उन्होंने एक सेफ्टी भी ले ली राहुल गांधी ने। आज के दौर में नेता लोग बयान आरोप लगाने से पहले भी बड़ी बचाव करके चलते हैं, लेकिन उनका ऐसा लगता है मुझे कि उनका जो प्राइमरी मोटिव है वो प्राइमरी मोटिव ये है कि अमित शाह ने ही ये आदेश दिए हैं और ये कहीं ना कहीं से कोई चीज़ ऐसी है जो राहुल गांधी को एकदम सर्टेन बना रही है कि अमित शाह ने आदेश दिया। अब ये क्या हो सकती है इसको लेकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एक बयान बीच में राहुल गांधी का आया जो कह सकते हो कि उनका लूज स्टॉक था। उन्होंने ये कहा कि अब गृह मंत्रालय के अफसर भी हमको अंदर की बात बताने लगे हैं, और जब ये बयान आता है इसके साथ साथ जो अंदरूनी हालात हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो चर्चाएं हो रही हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो कहानी चल रही है, जो थ्योरीज चल रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही मान लें, वो थ्योरी बार बार कह रही हैं कि ये जो आदेश था अमित शाह ने दिया, देश के गृह सचिव ने इससे इनकार किया कि ये मत करिए, बहुत नुकसानदेह हो जाएगा, पर ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर सख्ती बरतने का आदेश था। मैं आऊँगा किस बातों से लगता है। और इस आदेश को जो गोलचा साहब थे पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस के, वो भी लागू करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि किसी भी ब्यूरोक्रेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होती है। आपको भारत के कानून के हिसाब से ही काम करना, आपका बॉस कुछ भी बोलेगा आप नहीं कर दोगे। ये सरकारी सेटअप में भी है, प्राइवेट सेटअप में भी है। अगर अमित शाह कहेंगे किसी को कि इसको गोली मार दो, तो उनकी हत्या नहीं कर देगा कोई भी अधिकारी हो, कर देगा तो सजा अधिकारी को ही होगी, साथ में अमित शाह नपेंगे, अलग बात है। तो ये जो सिचुएशन आपके सामने है, जो हालात हैं, वो आपको एक संकेत देते हैं कि अमित शाह ने अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ, ये जो बातें चर्चा में आ रही हैं, मर्जी के खिलाफ अत्यधिक सख्ती करने का पूरा इंतजाम किया था। अब अत्यधिक सख्ती करने का इंतजाम किया था, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता इस बात से चलता है कि अनप्रेसिडेंटेड टाइप के इंतजाम थे और यहाँ पर पहले से ही बड़ी संख्या में हथियारों की तैनाती की गई थी। जो चीज़ें आई हैं सामने उसके हिसाब से यहाँ पर जो तैयारी थी वो आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पूरी तरह से इतना ज़्यादा सख्ती करो कि जेन ज़ी आंदोलन वाले सपने में भी आंदोलन भूल जाएं, उनके पेरेंट्स इस बात से घबराएं कि अब बच्चा वहाँ ना चला जाएगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा, बोले अम्मा सुबह सुबह। इस तरह का इंतज़ाम किया गया था। तो क्यों लगता है इस तरह का इंतज़ाम किया गया था? क्योंकि जो रिकॉर्ड सामने आए हैं उन रिकॉर्ड के हिसाब से गंभीर रूप से वहाँ पर इंतज़ाम किए गए थे और सामान्य भीड़ हटाने का जो सिस्टम होता है वहीं तक मामला सीमित नहीं था। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और ये सब सामने आया है संसद मार्ग थाने की जीडी एंट्री से, जिसमें आरएएफ ने बाकायदा लिखा है कि पैलेट की वहाँ पर एंटी राइट गन से, प्लास्टिक पैलेट से 2 राउंड चलाए गए और ये वहाँ पर जो डीसीपी हैं मौके पर मौजूद उनके आदेश पे हुआ। बाद में डीसीपी ने बयान दिया कि ना तो मैंने कोई आदेश दिया ना मैं स्पॉट पे था। इस बात को ध्यान रख के चलिएगा, फर्दर आगे जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपका ध्यान इस पे जाएगा। इसके साथ साथ ये अपने आप में बहुत असाधारण बात थी, क्योंकि पुलिस का जो काम करने का तरीका होता है उसके हिसाब से आप बैरिकेडिंग करते हो। बैरिकेडिंग को अगर लागने लगे कोई तो चेतावनी देते हो, फिर धक्का देकर हटाते हो, उसके बाद आप वाटर कैनन चलाते हो, पानी की बौछार। अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है तो आप आंसू गैस के गोले छोड़ते हो, और आंसू गैस के गोले भी काम नहीं चल रहे हैं तो फिर आप लाठीचार्ज करते हो। यानी एक क्रम बना हुआ है, ये एसओपीज हैं जिसके हिसाब से पुलिस को काम करना है। लेकिन अगर पुलिस सुबह से ही
कुछ ज़्यादा खतरनाक तैयारी करके बैठी हो तो चिंता स्वाभाविक है। जैसे कम से कम 12, एक दर्जन कहा गया है, 12 आरएएफ कर्मचारियों को सुबह सुबह ही पैलेट गन दे दी गई थी और 23 जुलाई से इन्हें वापस लेना शुरू किया गया। यानी ये निर्णय उस वक्त रैंडम लिया गया निर्णय नहीं था कि पैलेट गन, बल्कि पैलेट गन चलाना है, इसकी तैयारी इससे पहले से थी। अब चलाना तय था या नहीं था ये आप नहीं जान सकते हो, पर वो पहले से पैलेट गन लेकर तैयार थे, ये कहना सही होगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि वो घर उनको भेजा ही गया था पैलेट गन चलाने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको हम साबित नहीं कर सकते हैं। पर यह सवाल जरूर उठेगा कि सुबह से भाई साहब 12 लोग पैलेट गन लेके वहां क्यों खड़े हुए थे? क्या उनको पता था कि हमें पैलेट गन चलाने की जरूरत है? इससे बड़ी भारी जो है चिंता की बात है, 20 तारीख को सुबह से हो गया था। इसके अलावा वहां पे जिस तरह से सादा कपड़ों में पुलिस के लोगों को डिप्लॉय किया गया था, अगर वो पुलिस वाले थे, तो ये भी अपने आप में बताता है कि वहां पर बच्चों को पीटने का इंतजाम पहले से किया गया था। आएंगे तो ठोकेंगे, और जो कील लगा के आगे जो लकड़ी है वो भी उसी का हिस्सा थी। इसके अलावा आरएएफ के जो कर्मचारी थे, जैसा मैंने ऊपर बताया कि आदेश ऊपर का कुछ भी आ जाए, ड्यूटी आपको संवैधानिक तरीके से निभानी होती है। तो अगर हम पकड़े गए और हमारी नौकरी पे आई तो कोई बचाने नहीं आएगा। तो आरएएफ के लोगों ने अपने नेम बैज हटा दिए थे। इससे भी ये पता लगता है कि तैयारी पहले से थी कि उन्हें क्या करना है। भाई अगर लाठीचार्ज हो उसके बाद वो हटा दे तो समझ में आता है, वो इसकी पूरी तैयारी थी। इससे कई चीज़ें सामने आती हैं। इसके अलावा डीसीपी के आदेश आपके सामने हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनसे ये लगता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज करने के सब चीज़ें तो हुई, थोड़ी छिटकर उठकर अलग अलग जगहों पर पहले ही बड़े लेवल का क्रैकडाउन किया। यानी ये जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है और जिसके आधार पर ये थ्योरी सामने आ रही है कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, होम सेक्रेटरी भी सहमत नहीं थे, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर सहमत नहीं था, इसलिए उसे बदला गया। ये जो थ्योरी सामने आ रही है उस थ्योरी के पक्ष में ये बातें आती हैं कि पहले से एक लंबे क्रैकडाउन की, बड़े वाले क्रैकडाउन की तैयारी थी और वो तैयारी इन चीज़ों से दिखाई देती है। इसके विपरीत भी बहुत सारे सच हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या डिफेंस तैयार कर रही है उस पर जब जाएंगे तो चीज़ें एकदम फर्क हो जाएंगी। अभी तो जो सीन बना है वो ये बना है कि किस तरह से ये पूरी की पूरी चीज़ सही दिखाई देती है, लेकिन डीसीपी लेवल पे अगर सुबह से शक्ति आ जाए तो चीज़ें दिखाई देती हैं। पर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सीधे नकार रही है। जितेंद्र सिंह का बयान आया, जेपी नड्डा का बयान आया और किरण रिजिजू का बयान आया। तीनों के बयान आए हैं कि भाई कोई गोली नहीं चली। ये ट्विस्ट किया गया। आप गोली नहीं चली कहोगे तो वो कहेंगे कि भाई गोली दिखाओ, पैलेट गन को हम गोली नहीं मारेंगे, और आप कहोगे ना पैलेट गन ही गोली थी। इसमें मामला फंस जाएगा। लेकिन जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया और जिस तरह के हथियार चलाए गए वो संख्या भी बताती है कि ये कितने तगड़े तरीके से तैयारी करके आए थे। 75 शैल छोड़े गए आंसू गैस के, 55 नॉन इलेक्ट्रिकल, 15 इलेक्ट्रिकल और 5 हैंड ग्रेनेड होते हैं टीयर गैस वाले, निकाल के फेंकते हो आप, वहाँ जाके फटते हैं और आंसू वाली गैस उससे निकलती है। इसके अलावा एंटी राइट गन चलाई गई और प्लास्टिक पैलेट्स चलाने की बात भी, यानी प्लास्टिक की गोलियां भी चली हैं वहाँ पे। अगर प्लास्टिक की गोलियां चली हैं तो जेपी नड्डा कह रहे हैं कोई गोली नहीं चली, ये बयान गलत हो जाता है। लेकिन इससे हमको ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड ले रही है, किरण रिजिजू क्या स्टैंड ले रहे हैं। यानी सब तरह, किरण रिजिजू ने पैलेट गन को भी नकार दिया, यानी ये बिल्कुल साफ नकारें कि चली नहीं है गोलियां तो गोली चलाने के आदेश देने का सवाल कहाँ से उठता है। अमित शाह ने आदेश दिया, ये बात ही नहीं आएगी अगर गोली नहीं चली है कह दिया जाए तो। अब बड़ा सवाल ये है कि गोली नहीं चली है ये साबित कैसे करेंगे। साबित कैसे करेंगे इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें और समझनी है, जिससे आपको बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें। और यही वजह है कि पहले से सरकार इसको नकार रही है। 21 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने साफ खंडन किया, फेक न्यूज़ अलर्ट जारी हुआ कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, पुलिस बल द्वारा पैलेट गन इस्तेमाल करने की खबरें गलत हैं। 25 जुलाई को राहुल गांधी ने कहा क्या बात कर रहे हो, ये खड़ा हुआ लड़का, और वहाँ पर उस लड़के को लेकर चले गए और उसको उन्होंने दिखाया और दिल्ली पुलिस के
पैलेट गन के इस्तेमाल को साबित कर दिया और इस पे आरएएफ वगैरह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ये पक्का आ गया कि पैलेट गन चली है। क्यों? क्योंकि सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट, एम्स की रिपोर्ट, दोनों की एमएलसी मेडिकल लीवल रिपोर्ट जो आई है उसमें डॉक्टरों ने लिखा है कि पैलेट लगे हुए हैं शरीर के ऊपर, यानी ये सीधे सीधे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पैलेट गन इस्तेमाल नहीं हुई है वाले दावे पर सवाल खड़ा हो जाता है। पहले पुलिस कह रही है नहीं चली, फिर एंटी राइट गन का इस्तेमाल की बात आरएएफ लिख रहा है उन्हीं की जीडी एंट्री में, और संबंधित डीसीपी कह रहा है मैंने ऑर्डर नहीं दिया। अब तुमने ऑर्डर नहीं दिया, तुम्हारे इलाके के थाने की जीडी एंट्री में तुम्हारे अंदर में लिख के चला गया भाई आरएएफ वाला। अब मामला उलझ गया। उधर आरएएफ कह रहा है कि हम इंटरनल जांच कर रहे हैं। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने कहा हमारे पास पैलेट गन होती नहीं है इसलिए हमने चलाई नहीं। बाद में पता चला आरएएफ ने चलाई। आरएएफ इंटरनल जांच कर रहा है। कुल मिला के ये चीज़ें लगातार दो जगह पे फंस गई हैं, और वो जगह क्या है? एक ये कि पैलेट गन चल के घायल हुए, जिस लड़के की आज एफआईआर कराई है राहुल गांधी ने, लेकिन एफआईआर कराने से साबित तो नहीं हो जाएगा कि पैलेट गन पुलिस ने चलाई है। गौर करिएगा खेल क्या चल रहा है। राहुल गांधी के पास वो लोग हैं भुक्तभोगी, दो तीन लोग हैं जिनके तो बाकायदा एमएलसी भी है। पुलिस के रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ आरएएफ के कि भैया आदेश हुआ था। अब ये कैसे साबित करेंगे कि गन चली ही नहीं थी? इसका भरपूर इंतजाम पुलिस ने कर लिया है। आप याद रखिएगा, लीपापोती करने में, सही को गलत और गलत को सही करने में पुलिस बहुत एक्सपर्ट होती है। और जब मामला गृह मंत्री पे आ जाए तो पुलिस के एक दरोगा से लेके और पुलिस कमिश्नर तक सारे लोग पूरा दिमाग लगा देंगे कि लीगल चीज़ों से कैसे बचें। सुप्रीम कोर्ट की जो जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पहले जब दिल्ली पुलिस से बहुत सारी जानकारियां मांगी गई तो उसने कहा अब जांच हो ही रही है, जांच में ही सारी जानकारी रख देंगे। हमने ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग नहीं किया, हिंसक भीड़ थी, उसके लिए प्रिपोर्शनेट जितना आवश्यक बल था उतना प्रयोग किया गया। ये अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया। ज़्यादा चर्चा आपने कमेटी बना दी, उसमें हो जाएगी। दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में भी निकल गई। अब असल बात, भारतीय जनता पार्टी का खेल क्या है? भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमने पैलेट गन नहीं चलाई है। अब ये पैलेट गन कैसे लगी है? एक आंख की 99% रोशनी कैसे गई जिसकी एफआईआर कराई है? यहाँ पर एक असली खेल का अनुमान मैं लगाना चाहूँगा। अनुमान ये है कि पुलिस पहले ही कह चुकी है कि हमने फेशियल रिकॉग्निशन से चेक किया, सैकड़ों हज़ारों वहाँ पर बदमाश थे, हैबिचुअल क्रिमिनल थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, मर्डरर्स भी थे, डकैती वाले भी थे, तमाम सारा आप जानते हैं। हो सकता है पुलिस ये कहे कि भाई देखो इनको पैलेट लगे हैं, और मानते हैं कि पैलेट लगे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस या आरएएफ के पैलेट हैं, ये इससे साबित नहीं होता है। फिर कहाँ से आए? आसमान से आ गए। बोले वहाँ पे इतने सारे असामाजिक तत्व घूम रहे थे, किसी ने कट्टा चला दिया होगा। क्योंकि कट्टे के पैलेट्स जो होते हैं वो भी वैसे बिखरते हैं। जो एक बड़ी वाली गोली होती है ना, मोटी वाली जो दुनाली में लगती है, वो जो है ऐसे ही चलती है। 12 बोर की गोली, 12 बोर की गोली के अंदर से जब चलती है तो उसके अंदर से बहुत सारे छर्रे बिखरते हैं। ये बोलेंगे कि भाई साहब हो सकता है असामाजिक तत्वों ने लगाया गया, हम जांच कर रहे हैं और जो होगा उसको पकड़ा जाएगा। जब ऐसी जांच हो तो पुलिस के लिए एक आदमी पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं होता है। बहुत सारे केसेस आप देख चुके हैं। यानी पूरी तरह से ये बचाने की थ्योरी पुलिस इनके दिमाग में, इसीलिए साफ करें हमने नहीं मारा, हमारी तरफ से चला ही नहीं पैलेट गन, पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाया, आरएएफ ने पैलेट गन नहीं चलाया, वहाँ पे गोली चली नहीं है। ये सारी कहानियाँ लोग कह रहे हैं, पर बचना इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने एक ताकत के साथ इस मसले को उठाया है। कॉकरोच जनता पार्टी को उठाना चाहिए था, वो साइड से निकल गई। मैं एकदम कहूँगा कि एकदम गैर जिम्मेदार रवैया है कि आपके साथ प्रदर्शन में आए लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा हिंसा हुई और आप सरकार से समझौता कर रहे हैं, और उसमें ऐसे जो जिम्मेदार लोग थे उनको सजा दिलाने का मसला छोड़कर आपने समझौता कर लिया। इससे नीयत पे भी सवाल उठता है और ये भी लगता है कि सरकार के साथ कुछ इन्होंने मैनेज कर लिया। आई एम सॉरी टू से, बुरा लग सकता है लोगों को, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ आपने ना तो एनडीए को भंग करने की बात की, ना पॉलिसी की बात की, कुछ सजाएं बढ़वा ली,
भाई चलो भाई सरकार आप भी खुश हो जाओ, हमारे लोगों का भी भला हो जाए, और ये तय करवा लिया कि मुकदमे नहीं डलने चाहिए ताकि इनके ऊपर भविष्य में मुकदमा ना हो जाए किस किस को लेके। बस दो चीज़ का समझौता कर लिया, खुद की सेफ्टी कर ली और निकल गए। जो बच्चे पिटे थे उस मसले को लगातार राहुल गांधी उठा रहा है। राहुल गांधी कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं से हो ना हो ये इनपुट है कि ये आदेश अमित शाह की कलम से निकला है, और इसीलिए वो लगातार इस पर जोर दे रहा है कि अमित शाह की कलम से अगर ये आदेश निकला है और अमित शाह अगर इसमें फंसते हैं तो मोदी सरकार की भयंकर किरकिरी हो सकती है, उसके खिलाफ ये बढ़ा जा सकता है। और उसको इसीलिए उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। और इसके साथ में जेनजी बच्चों को भी ये एहसास हो रहा है कि भाई कोई हमारे लिए गया मोदी के घर पे लड़ने, कोई वहां पर बुरी तरह से दुर्गति के साथ में घसीटा गया, गिरफ्तार करके ले जाया गया, कोई आदमी थाने में खड़ा हुआ कि अभी की अभी FIR करो, कोई एक पॉलिटिशियन है जो जेनजी के लिए लड़ रहा है। तो उसको दो फायदे हो रहे हैं, एक तो वो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में भी डालने को तैयार है और दूसरा वो उसकी पॉलिटिक्स भी पक्की हो रही है। अब जो गेम तैयार किया है, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम डिनाई कर दें, वो बोल देंगे कट्टा वहीं किसी भीड़ ने चलाया होगा, वो क्लेम भी टिकेगा नहीं, क्योंकि खुद सरकार का रिकॉर्ड ये कह रहा है, RAF ने एंट्री की है कि DCP के आदेश पे चलाया गया है एंटी राइट गन, और ये उनके रिकॉर्ड में है, GD एंट्री में। तो जो MLC की रिपोर्ट में भी अगर जो छर्रे आए हैं उसके बावजूद अगर बचाव हो सकता है तो ये हो सकता है कि छर्रे हमने नहीं मारे, किसी और ने चलाए, वहां सामाजिक तत्व मौजूद थे और उसके कारण ऐसा हुआ है। पर ये जो एंट्री है, इस एंट्री पे जाके मामला अटकेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। अब उस एंट्री के इंटरप्रिटेशन निकाल लिए जाएंगे, भाई वो उसका मतलब पैलेट गन से नहीं था, उस गन से मतलब फला वाला था, 2 राउंड चलाए एंटी राइट गन, वो एंटी राइट गन से मतलब कुछ और था। ये कहानियां हो सकती हैं। एंटी राइट की परिभाषा बहुत बड़ी होती है, उसमें वो कुछ भी कह सकते हैं कि भाई एंटी राइट गन में तो आंसू गैस वाली गन चलाई थी हमने, ये भी कह सकते हैं कि 75 राउंड तो चले ही आंसू गैस। तो वो जगह जो है वहां पर जाके ये भारतीय जनता पार्टी की सेफ्टी, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटजी लिया, वो कह रहे हैं चली ही नहीं है। अब वहां पर इंक्वायरी में बोल देंगे बच्चे पीटे ही नहीं गए, फिर भी सादी वर्दी वाले को कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि वो दर्ज हैं। यहां से नेम प्लेट हटाने वालों को कोई नहीं बचा पाएगा। RAF के लोगों को अगर उन्होंने ये कबूल कर लिया कि हमने नहीं लिखा था, तो उनको कोई नहीं बचा पाएगा कि हमने गलत लिखा था, और अगर उन्होंने कहा कि हमने सही लिखा है तो DCP को कोई नहीं बचा पाएगा। तो निकलना भी इतना आसान नहीं है। पर यह लड़ाई राजनीति में इस स्तर पे पहुंच गई है कि अब चीजें एक्सपोज होने के नजदीक जाती जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पता है इस मुद्दे को मैं वहां तक ले जाऊंगा जहां से बचना मुश्किल हो। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उस मसले को डाइवर्ट कर रही है। मोदी जी को लाल किले पे कोई लॉजिक नहीं था शहरी नक्सल बोलने का या वो दिमागी नक्सल बोलने का, सिर्फ इसलिए कि उस पर चर्चा हो। तो जो नैरेटिव पकड़ा हुआ है कांग्रेस ने, जिस पे लोग देश चिंतन कर रहा है, सारी दुनिया उस पर बात कर रही है, उस मसले से ध्यान हटा के लोग इस पे आ जाएं। फिर वंदे मातरम को लेकर अमित शाह आके कांग्रेस के खिलाफ आए। वंदे मातरम पे थोड़ी बहस शुरू हो गई। हमारे देश में हम लोगों को बौद्धिक मसलों पे बात करने का ज़्यादा शौक है, तो ये शुरू हो गए। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने इस नैरेटिव को पकड़ के रखा और आज की घटना से ये फिर से पकड़ के खड़ा हो गया। अब कल पुलिस इसमें और भी कार्रवाई करेगी, डिफेसमेंट का मुकदमा लगेगा कि आपने DCP के उस पर लिख दिया, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अमित शाह भी कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में हैं, दबाव में हैं, क्योंकि आज अगर शाम को FIR लिख गई तो ये पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है। और निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि अमित शाह फंसेंगे तो BJP में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुशी होगी, और इस महंगी चीनी के ज़माने में भी वो मिठाई बांटेंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इक्वेशंस क्या चल रहे हैं, मैं अलग अलग वीडियो में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको वो सब पता चला होगा जो अभी तक कहीं था नहीं। अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।